प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर ध्यान दें, इससे पहले हमने मूल अधिकार पढ़े थे। तो मूल अधिकार हम पढ़ चुके हैं। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन मूल अधिकारों को लिखकर याद करें, उनके अनुच्छेदों को याद करें, ताकि भविष्य के अंदर आपका एक बोझ ना बन पाए, आपका काम समय पर कंप्लीट हो जाए, तो भविष्य में याद करने में और कोर्स को कंप्लीट करने में परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आप पीछे का जो है उसको याद करते जाएं। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो सबसे पहली बात यही है कि ये संविधान के अंदर कहाँ से लिए गए, कहाँ से प्रेरित होकर लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से। संविधान निर्माताओं के अनुसार नीति निर्देशक तत्व भविष्य में होने वाली सरकारों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करें। तो देखिए, नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका काम है सरकारों को निर्देश देना कि उनको किस हिसाब से जनता के लिए काम करना है, जनता की भलाई से संबंधित, लोक कल्याण से संबंधित क्या कार्य करने हैं, कैसे करने हैं। ये एक तरीके से ये निर्देश हैं आने वाली सरकारों को, और ऐसी ही आशा रखी थी संविधान निर्माताओं ने। तो इसको ध्यान से इस चीज़ को समझें। ये निर्देशक तत्व नाम से ही क्लियर है, यानी कि राज्य जो आने वाली जो सरकारें हैं या राज्य है वो जो अपनी नीति बनाएंगे, उस नीति के अंदर इन निर्देशक तत्वों को शामिल करना होगा उनको, या उनको करना चाहिए। ये इस प्रकार की आशा व्यक्त की थी संविधान निर्माताओं ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में देखिए निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यानी कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें जनता के कल्याण की बात हो। यही उद्देश्य है इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने ये बात बताई। अनुच्छेद 37 के अनुसार इनको लागू करवाने के लिए न्यायालयों के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकेगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये निर्देश है और ये आशा व्यक्त की है संविधान निर्माताओं ने कि आने वाली जो सरकारें हैं इन निर्देशक तत्वों के अनुसार काम करें। तो ये आशा व्यक्त की गई थी, और निर्देश और आदेश में फ़र्क होता है। तो ये निर्देश हैं। तो निर्देश जब होते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट बता रखा है कि अनुच्छेद 37 के अंदर ये स्पष्ट कहा गया है, क्लियर कहा गया है कि इनको लागू करवाने के लिए, यानी कि सरकारों से इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, और ना ही उनको बाध्य किया जा सकता है सरकारों को कि आप इन निर्देशक तत्वों को लागू करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये निर्देशक तत्व जो हैं वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में ले जाने लायक नहीं है। अगर न्यायालय में को लेकर भी जाता है तो इनको रद्द कर दिया जाएगा उसकी याचिका को। तो सरकार से ये आशा व्यक्त की जाती है कि वो इन निर्देशक तत्वों को लागू करे, लेकिन ज़बरदस्ती सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जाएगा। ये अनुच्छेद 37 स्पष्ट प्रावधान करता है। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा। मैं इसको आप एक बार पहले बता देता हूँ। इससे पहले जैसे कि हमने मूल अधिकार पढ़े, तो मूल अधिकार जो हैं उनको न्यायालय में ले जाया जाएगा, यानी कि वो वाद योग्य हैं। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जैसा कि हमने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पढ़ा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो वहाँ पर ये व्यवस्था लागू है कि आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। इसके बावजूद भी आने वाली सरकारों का कर्तव्य बनता है। देखिए, अगर नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकते, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी ये कर्तव्य बनता है आने वाली सरकारों का कि वे शासन और विधि निर्माण में, यानी कि जब वो कानून का निर्माण कर रहे हैं तो इन सिद्धांतों को वो अपनाएं। ये सरकारों का कर्तव्य बनता है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दें, संविधान के भाग 4 में, भाग 3 में मूल अधिकार,
भाग 4 में निर्देशक तत्व। और इनका प्रावधान कहाँ से है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, तो 36 से 51 तक निर्देशक तत्व हैं। अब इनको देखिए, हम सुविधा के हिसाब से इनको पढ़ेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। 36, 37, 38, 39, 40 इस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। हम इनको विशेष श्रेणियों में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व हैं, तो पहले आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 39 है। तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि नंबर 1, पुरुष हो या स्त्री सभी को जीविका प्राप्त करने का समान अधिकार हो। यानी कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको रोजगार प्राप्त करने का समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे इस आधार पर किसी को रोजगार से वंचित नहीं किया जाए कि ये पुरुष है या ये महिला है। दूसरा, सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही भौतिक साधनों का स्वामित्व वितरण किया जाए। यानी कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी स्थान से संबंधित हो, कोई भी इस प्रकार का मतलब कि भेदभाव नहीं होगा। सबके हितों को ध्यान में रखकर जो भौतिक संसाधन हैं उनका स्वामित्व और वितरण किया जाना चाहिए। यानी कि सबको उनके योग्यता के हिसाब से उनका स्वामित्व और वितरण होना आवश्यक है। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी कि संपत्ति और उत्पादन कुछ एक लोगों के पास ही नहीं होनी चाहिए। कि केंद्रीकरण का मतलब एक ही जगह पर एकत्रीकरण, कि अमीर जो लोग हैं उन्हीं के पास में संपत्ति और उत्पादन के साधन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। तो ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 39। इसके बाद अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है परीक्षा के अंदर कि स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? ये तो अनुच्छेद 39 है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसके बाद देखिए नंबर 5 पर, श्रमिक तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। जो मजदूर हैं और जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, ये राज्य का कर्तव्य बनता है। बच्चों और युवकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि बच्चों के लिए और युवकों के स्वास्थ्य से संबंधित इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए सरकार से। ये भी प्रावधान अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही है। अब देखिए आर्थिक सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद 41। इसमें क्या प्रावधान है? इसके अनुसार राज्य अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा और रोजगार प्राप्त कर सके तथा वृद्धावस्था, बेकारी या अंगहीन होने की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। तो अनुच्छेद 41 प्रावधान करता है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करेगा, यानी कि जितनी क्षमता है राज्य की उस हिसाब से, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए करेगा शिक्षा व रोजगार पा सके वह व्यक्ति। जो वृद्ध लोग हैं या जो बेकार लोग हैं, यानी कि जो काम धंधा नहीं करते हैं, अंगहीन हैं जो लोग, ऐसी स्थिति के लोगों के लिए सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो रहा है, अगले वीडियो में पढ़ाता हूँ। धन्यवाद।